नमस्कार। आपके सवालों का जवाब देने, आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए लेकर आए हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत। मैं हूं अदिति राजपूत। तो हमारे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और अब जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर पहुंच गया है। यानी कि अब ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किसी को संक्रमण कहां से हुआ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है अब वो नहीं हो पाएगी। कई बड़े शहरों में इस वायरस का प्रमुख स्ट्रेन जो है वो बन चुका है। यानी कि अब जिन शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर ओमिक्रॉन हावी हो चुका है। इंसाकॉग की जो 38 लैब की जो कंसोर्शियम है जो देश में जीनोम सैंपल्स की सीक्वेंसिंग करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट BA.2 भी देश में कई जगहों पर मिला है, लेकिन हमारे देश में अभी तक वो नहीं मिला है। हालांकि BA.1 जो है वही ओमिक्रॉन का मूल वेरिएंट है और अब भी ज्यादातर मरीज जो हैं वो बगैर लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। इस लहर में मरीजों के अस्पताल में और ICU में भर्ती होने के मामले भी बढ़ गए हैं। यानी खतरे का स्तर जो है वो अभी भी बरकरार है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन MAMC, मेंबर लैंसेट कमीशन, कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर सरमन सिंह हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स अस्पताल भोपाल के। डॉक्टर M वली हैं, कंसल्टेंट हैं सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनीला, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है उस स्टेज पर हम लोग आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि खतरा बरकरार है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि ज्यादातर मामले हल्के या बिना लक्षण वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में लोगों की भर्ती होने की संख्या बढ़ गई है, ICU में जो है उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? अदिति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा कि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो हम केसेस देख रहे हैं, आज की तारीख में भी हम देखें लगभग 3 लाख के करीब केसेस आए हैं, परंतु हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है उनमें इन्फेक्शन जो है माइल्डर है, परंतु ICU एडमिशन जरूर काफी हॉस्पिटल्स में बढ़े हैं। पर्टिकुलरली हम अगर इनकी बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि ये वो केसेस हैं या तो वो 60 ईयर से अबव हैं या जिन्होंने 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं लगवाए। सो ये इंपॉर्टेंट रीजन है, हमें देखना पड़ेगा कि ICU में जो एडमिशंस हैं वो कौन कौन से तरीके के केसेस हैं। सो ज्यादातर वही केसेस हैं जो कोमॉर्बिड्स हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, ये मैं कहना चाहूंगी। परंतु हमें हर स्टेज पे ये जरूर फॉलो करना है, इस इन्फेक्शन को माइल्ड नहीं मान के चलना, परंतु कंटिन्यूअसली इस पे हमें लगातार अपनी नजर बनाए रखनी है। हालांकि मैं कल का भी डेटा देख रही थी, ज्यादातर हमारी सिटीज ने डिक्लाइन दिखाया है नंबर ऑफ केसेस में, एक्सेप्ट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पे 12% इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस है। बैंगलोर में हमारी इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस है, बट ओवरऑल हमारा नंबर ऑफ केसेस में डिक्लाइन है। और ओवरऑल अगर हम बात भी करें हमारी टोटल पॉजिटिविटी की, हमारी 17.78% के करीब में टोटल पॉजिटिविटी है, अगर हम इसकी बात करें तो। जी धन्यवाद। डॉक्टर सरमन सिंह, आपके पास मैं आऊंगी। यहाँ पर आपसे दो या 3 हफ्ते के पहले आसपास बात हुई थी, तब आपने यही कहा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेज पर ये हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वक्त ये जो नया वेरिएंट है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे देश में क्या स्थिति है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है जैसे ही मामले कम होने लगते हैं कि क्या मुंबई और दिल्ली जैसे जो बड़े महानगर हैं उनसे क्या यहाँ का पीक जो है वो गुजर चुका है ओमिक्रॉन का? थैंक यू अदिति। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था आपके शो में, और मैं उस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा कि बहुत सारे लोगों में ये कॉम्प्लेसेंसी आ गई है कि इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो होती नहीं है, ICU नहीं जाना पड़ता है, मृत्यु भी नहीं हो रही है। तो घर में एक पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको वो टेस्ट कराने नहीं जा रहे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं आ रहे, नंबर 1। दूसरी चीज, ज्यादातर स्टेट्स में अभी RT-PCR कम और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं, जिसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी जो है 60 से 70% है। तो ये दोनों रीजन है। मेरा अभी भी मानना है, मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूं इस बात से, कि जितना डाटा जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियली जो आ रहा है उससे केसेस अभी बहुत ज्यादा हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि दिल्ली और बॉम्बे में, जैसा मैंने कहा ऊपर अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम, कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर दिल्ली बॉम्बे की बात मानी जाए तो उसमें इस तरह से हमने कहा कि उनमें जल्दी आई वेव, और हो सकता है कि उनकी वेव पीक पर पहुंच गई हो, लेकिन अंडरलाइन एक मेरा राइडर रहेगा कि उसमें लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम मान लें कि इन 2 सिटी में आ भी गया है अगर पीक, तो भी मुझे लगता है कि अगले वीक ही हम इंडिया में पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ओवरऑल होगी।
दूसरी चीज, नया म्यूटेंट भी आ गया है, अभी एक लीनियज जिसमें चेंज हो गई है, BA.2 भी आ गया, अभी की रिपोर्ट है, अभी आपने कहा जी। और अभी मुझे मैसेज मिला है कि BA.2 ग्वालियर में इंदौर में मिला है। अभी इंसाकॉग की आज की रिपोर्ट जो आई है, तो इंडिया में BA.2 मिलने लगा है अभी, तो उसकी भी एक सोचना पड़ेगा उसके विषय में। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि BA.2 की जिसका हम बात कर रहे थे कि ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, उसका भी एक मरीज हमारे देश में मिल चुका है, जबकि अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसमें भारत में कोई मामला नहीं था। तो इस तरह से ओमिक्रॉन भी अब अपने अलग अलग वेरिएंट जो है वो बनाने लगा है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। डॉक्टर वली, यहाँ पर एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर किसी को ओमिक्रॉन हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अगर परिवार में अलग अलग स्टेज पर संक्रमित हो रहे हैं, मान लीजिए कि पहला जो व्यक्ति है वो संक्रमित होकर ठीक हो गया है, लेकिन दूसरे या तीसरे व्यक्ति को हो रहा है, तो क्या वो वापस ठीक हुए व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं? जी अदिति, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके दर्शकों को। आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि ये इंटरनली स्प्रेड हो रहा है, ये वर्ड यूज किया गया है ऑफिशियली, और ये इंटरनली हमने देश के लिए यूज किया है। लेकिन फैमिलीज में जहां तक मैं देख रहा हूं, जिन दिनों में एक व्यक्ति को हो रहा है उसके आसपास दूसरे व्यक्ति को भी हो रहा है, और ऐसे कम केसेस आए हैं मेरे पास जिसमें परिवार के उसी व्यक्ति को दोबारा हो रहा है। और लेकिन जब हम BA.2 की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात पे ध्यान रखना कि अगर BA.1 का इन्फेक्शन हुआ है तो दोबारा BA.2 से इन्फेक्शन हो सकता है, और ये BA.2 कई देशों में बहुत ज्यादा तादाद में आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे जर्मनी है, डेनमार्क है, सिंगापुर है, स्वीडन है, UK है, और इंसाकॉग ने हमारे सैंपल्स में भी ये स्टडी करके चेताया है, आपने अभी बताया। और इसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि इसने एक चालाकी की है, 6970 जो डिलीशन हुआ था जिसकी वजह से हम ओमिक्रॉन को पकड़ रहे थे एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट के जरिए, वो ये डिफाई कर रहा है। तो एस जीन ड्रॉप आउट में कंफ्यूज कर दिया इसने, तो इसीलिए ज्यादा निगरानी की तरफ इशारा किया है, और उन्होंने कहा कि अब हमें रिवाइज्ड तरीके से सीक्वेंसिंग करनी होगी, क्योंकि इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये 0.1 जो है, जो इसका पहला वर्जन है, उससे ये ज्यादा खतरनाक है किसी तरह से, क्योंकि इसकी सब लीनिएज में परिवर्तन हुआ है। तो 529.2 का आना, और कुछ केसेस में 0.3 भी देखा गया है US में। तो ये खतरे की बात नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है, और इसकी क्रॉस इम्यूनिटी जो है वो लगभग हो सकती है, क्योंकि इसमें मेजर सब लीनिएज में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर सिंह की बात से पूरा एग्री करता हूं कि एक न एक दिन तो ये आना ही था, और ये है समाज में, सोसाइटी में, घरों में, शहरों में, और हम गांवों की भी बात अब करेंगे कि गांवों में भी ये जा चुका होगा, लेकिन वहां की टेस्टिंग पर हमें पास डाटा जब आएगा तो मैडम बताएंगी कि कितना सीवियरिटी के साथ ये। अभी हम नंबर्स की बात कर सकते हैं, नंबर्स की बात कर। जी डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर आपसे एक बात पे, यहाँ पर डॉक्टर वली आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कट रही है। डॉक्टर सुनीला, मैं आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि क्या नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी आ रही है जिस तरह से ये इम्यूनिटी को एस्केप करता है, क्या ओमिक्रॉन को लेकर पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है? क्या जब जांच रिपोर्ट में कई बार ये भी हो रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ऐसा है? डेफिनेटली अब हम फॉल्स नेगेटिव देख रहे हैं, और ज्यादातर जैसा कि अभी पॉइंट आउट किया डॉक्टर सरमन सिंह ने भी BA.2 पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें, ये 40 कंट्रीज में लगभग हम देख चुके हैं, और पर्टिकुलरली इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एस जीन टारगेट फेलियर को जो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो प्राइमरली इसकी वजह से हमारे पास में काफी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूर ये मान के चलें कि फैमिली में अगर एक इन्फेक्टेड है तो बाकी सब लोगों की जांच की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलें कि सभी लोग इन्फेक्टेड है और अकॉर्डिंगली वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। परंतु जहां तक हमारी लीनिएज B.1.6 40.2 का सवाल है, अभी हमारे इसके जो कि हम काफी और कंट्रीज में देख रहे हैं, अभी इसकी लीनिएज को हमने इंडिया में नहीं देखा, परंतु हमें बहुत ध्यान और वॉचफुल तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं बार बार ये कह रही हूँ फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से ये पेंडेमिक अभी प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी भी हमारे सामने दो ही चीजें हैं,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और बिल्कुल। अप्रोप्रिएट डोजेज में वैक्सीन को लगाना, जैसे कि जी, जब का ये बहुत टाइम है महत्वपूर्ण तो बात डॉक्टर सुनीला आपने कही है कि अभी भी पता नहीं है कि ये जो वेरिएंट है या ये जो वायरस है किस तरह से बिहेव कर रहा है और आगे आने वाले वक्त में हमको क्या देखना होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है दावे के साथ। इसलिए सबसे बेहतर हमारे पास जो उपाय है सावधानी बरतना, वो हमें जरूर करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और उसका एक सब वेरिएंट भी हमारे देश में आ चुका है। डॉक्टर सरमन सिंह, लेकिन सवाल अभी भी लोगों के जहन में ये बार बार आता है कि क्या हमारे जो वैक्सीन है वो अभी भी हमें वो इम्यूनिटी, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि ये जो नए वेरिएंट्स हैं इनसे बचा सके? जी अदिति, आपने बिल्कुल सही बात पूछी। इनफैक्ट ये जो लीनिएज 2 आई है इसमें एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि जो इम्यून एस्केप जितना लीनिएज 1 जो कर रही थी उसके कंपैरिजन में इसमें उतना एस्केप मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसमें डिलीशंस बहुत सारे हो गए हैं। तो इस लीनिएज में ये एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडी जो उसमें नहीं काम कर रही थी लीनिएज 1 में जी ओरिजिनल में, तो वो इसमें शायद काम करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन अभी इसमें बहुत कम डाटा आया है। जो पब्लिकेशंस जो होते हैं हमारे साइंटिफिक, वो अभी डाटा इतना नहीं है कि बिल्कुल 100% कुछ कहा जा सके कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, फैटेलिटी क्या है, या इसकी इम्यून एस्केप। जो प्रिलिमिनरी डाटा मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या कॉकटेल जो एंटीबॉडीज के हैं और जो हमारे वैक्सीन से जो तो जब एंटीबॉडी तक बनती है उम्मीद करते हैं डॉक्टर सरवन, उम्मीद करते हैं कि जब तक डेटा आएगा तब तक इसी तरह की बात जो आप कह रहे हैं उसी की पुष्टि हो। डॉक्टर वली, यहाँ पर लोगों के जहन में ये भी है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो क्या देखभाल की जा सकती है, किस तरह से, क्योंकि गले के हिस्से को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्या कुछ किया जाना चाहिए देखभाल के लिए? बिल्कुल, गला इसका पोर्ट ऑफ एंट्री है, नाक इसका पोर्ट ऑफ एंट्री है, तो नाक के अंदर पानी डाल के नाक को धोना है। और आजकल कुछ अच्छे स्प्रेज आ गए हैं मार्केट में जिनमें ट्रोमेटामॉल और ट्रिप्सिन कंटेन है उसमें। मैं इसका ट्रेड नेम नहीं बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। ये बहुत अवेलेबल हैं, अच्छे स्प्रेज हैं थ्रोट में करने के लिए, और ये इससे हाइजीन मेंटेन होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सांस की दवाएं या वो इनहेलर्स ले रहे हों। उन लोगों में फंगस जब गले में ग्रो कर जाता है, उन लोगों के लिए थ्रोट हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनको बताया जाता है कि जब भी वो स्प्रे लें, स्पेशली अगर उसमें थोड़ा कॉर्टिसोन होता है तो उनको गार्गिल्स करना चाहिए और गले को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। सोते समय गार्गिल जरूर करना चाहिए और इस तरह का स्प्रे बहुत फायदेमंद होता है। और मैंने कई पेशेंट्स में ट्राई किया है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और हल्दी वाला दूध अगर आप पी लें तो और अच्छा है, देसी इलाज बहुत से लोग यानी कि जो हमारे पुराने घरेलू उपाय होते थे या जो हमारे फिजिशियंस जैसे कि आप लोग बताते ही रहते थे हमेशा लोगों को, अगर वही उपाय कर लिए जाएं तो बहुत हद तक हम बच सकते हैं। और मास्क और वैक्सीन तो है ही बचाने के लिए, तो हमें पता है। और खासकर ओमिक्रॉन को लेकर WHO भी कह चुका है कि ये किस तरह से आगे जाके अफेक्ट करेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बेहतर यह है कि ये ना सोचा जाए कि सबको हो रहा है तो हमें होगा ही। अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं, मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वो भी जरूर लगवाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।